गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसमें पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चंस को रिपीट होने के। तो इस क्वेश्चंस को मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी और साथ ही साथ बताने से पहले अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि इस चैनल पर अगर आप ओल्ड व्यूअर हो तो सब्सक्राइब आपने अगर कर भी लिया है तो पास ही पड़े बेल आइकॉन को प्रेस किए रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको पहले से मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड। तो यहाँ क्वेश्चन आपका इसका मीन मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो श्रिंक नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ब्लड का नेचर क्या है, तो आपको ये बताना है जिसके ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन इज हाइपरटोनिक, सेकेंड इज इक्विमोलर, थर्ड ऑप्शन इज आइसोटोनिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाइपोटोनिक। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ये करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको फर्स्ट क्वेश्चंस के जो करेक्ट ऑप्शन है दिस वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर दे रही हूँ कि सबसे पहले अगर सेल की बात की गई है तो हम सेल क्या ले रहे हैं, कोई भी सेल है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक तरह का ब्लड सेल है, ठीक है, ये हमने लिख दिया है, ये क्या है, ब्लड सेल है। और कोई भी सेल आप जानते हो कि अगर सेल है तो उसके बीच में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ये भी आप जानते हो कि अगर ब्लड सेल है या कोई भी सेल है तो उसके साथ ही साथ न्यूक्लियस पाया जाएगा। और बीच में पड़े जितने भी स्पेस है यानी खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ब्लड सेल श्रिंक नहीं करता है अगर ब्लड में पाया जा रहा है तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर सेल की जो बाहर का लेयर है इसके ऊपर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, यानी कि जो बाहर से दबाव लगता है। और साथ ही साथ ये जो साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर लगता है। और ये दोनों प्रेशर जो बीच में लग रहे हैं ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और इक्वल होने की वजह से ही ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो श्रिंक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये आपका रीज़न हुआ। इस तरह करके आपको कह सकते हो कि ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ब्लड में श्रिंक नहीं करते हैं ड्यू टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट है कि व्हेन वन जीन कंट्रोल्स 2 or more different characters simultaneously the phenomena is called as। अब इसका मीन क्या है, लिखा गया है कि जब कोई भी एक जीन, जैसे ये क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड दिया गया है, इनहेरिटेंस से, तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जब एक जीन किसी भी 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर को क्या करता है, एक ही साथ कंट्रोल करता है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है एपोमिक्सिस, सेकंड है आपका प्लियोट्रॉपी एंड थर्ड वन इज पॉलीप्लॉइडी, फोर्थ वन इज पॉलीटिनी। तो ये आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसमें चेक करना है। तो इसमें आपको मैं बता दे रही हूँ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जिसमें आपको बताया गया है कि करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड नंबर पे प्लियोट्रॉपी। तो डायरेक्टली आपका दिया गया है, इसमें आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा चीज़ दिया गया जैसे कि वन जीन, मतलब एक जीन 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर को एक ही साथ अगर कंट्रोल करता है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी कहेंगे, ठीक है। इस फिनोमिना को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड दिया गया है, द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज। यानी कि गोल्जी बॉडी आपने सुना होगा, गोल्जी बॉडी को और भी नाम देते हैं हम, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी को। तो इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्जी बॉडी के मेन फंक्शन क्या है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज टू बिगिन सेल डिवीजन, थर्ड ऑप्शन इज टू प्रोड्यूस
गैस्ट्रिक जूस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिक्रेशन। तो इसमें आपको बताना है कि गोल्जी बॉडी की फंक्शन क्या है। तो इसमें आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है चूज करके बताइए फास्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन यानी कि सिक्रेशन। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रेशन। ये क्या करता है, बहुत सारे पदार्थों का, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है या मिनरल्स हैं, तो इसका ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ पदार्थों का यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, यानी निर्माण भी करता है। ठीक है, यानी गोल्जी बॉडी का आपको दो फंक्शन मिला, एक ही सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और दूसरा क्या है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। इस तरह का गोल्जी बॉडी के आपके दो फंक्शन हो गए। और नेक्स्ट आपको अगर नाम दिया जाए कि गोल्जी बॉडी को और हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये आपका नाम हो गया। या आप कह सकते हो कि गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग ऑफ द सेल। ठीक है, इस तरह करके आप गोल्जी बॉडी के इतने टर्म्स आपको मिल गए। इस तरह करके ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका दिया गया है कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमंस में आरबीसी सेल्स पाई जाती है इसके लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन का मतलब इसके जीवन काल क्या है, तो ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है आरबीसी, सेकेंड आपका होता है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ये आपके 3 तरह के सेल्स होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा गया है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि 100 डेज, सेकेंड वन इज 90 डेज, थर्ड वन इज 120 डेज एंड फोर्थ वन इज 40 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए फास्ट। चलिए देख लेते हैं। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो होता है आपका थर्ड ऑप्शन, जिसमें आपको दिया गया है 120 डेज। ये आपके जो लाइफ स्पैन है वो किसके हैं, आरबीसी के हैं। ठीक है, जिस तरह आपको मैं बता दे रही हूँ ये करके, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स के भी मैं लाइफ स्पैन आपको बता दे रही हूँ। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है हम डायरेक्टली कह सकते हैं 4 to 6 डेज होता है, यानी कि इसमें डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 से लेकर 6 दिन तक होता है। नेक्स्ट आपका जो प्लेटलेट्स दिया गया है, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है ये आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि लेटेस्ट हम कह सकते हैं 1 वीक। तो ये आपके जो प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन है ये कितने होते हैं, लगभग 1 वीक होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको 3 बन सकता है कि आरबीसी के लाइफ स्पैन कितने हो गए, डब्ल्यूबीसी के और साथ ही साथ प्लेटलेट्स के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, आपको दिया गया है यहाँ पे कि जाइलम टिश्यू इज मेनली कंसर्न विथ द, यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि जो जाइलम टिश्यू है ये किससे रिलेटेड होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जाइलम टिश्यू यानी कि जाइलम होता क्या है। तो जाइलम मैं आपको बता दे रही हूँ कि जाइलम जो होता है एक प्रकार का प्लांट टिश्यू होता है। एक यहाँ पर दिया गया जाइलम टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, ये प्लांट में पाए जाने वाला एक टिश्यू है। अब नेक्स्ट आपको ये दे रहा है कि जाइलम टिश्यू को भी हम क्या कहते हैं, जिस तरह अगर प्लांट में अगर पाया जा रहा है तो इसको हम वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं वैस्कुलर टिश्यू, तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जान सकते हैं। कनेक्टिव क्यों कहते हैं इसके आपको फंक्शन से ही पता चल जाएगा। तो इस तरह करके जाइलम टिश्यू होता है एक प्रकार का हम कह सकते हैं प्लांट टिश्यू है। इसका नाम क्या है कि जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यू एंड ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट चलते हैं एक ही आपके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम इन प्लांट्स, मतलब क्या है कि जाइलम टिश्यू जो होता है वो प्लांट्स में क्या करता है, एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, मतलब क्या है कि ये प्लांट में क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन इज स्टोरेज ऑफ प्रिपेयर्ड फूड्स इन द प्लांट, यानी कि प्लांट में क्या करता है कि जो भी फूड प्रिपेयर्ड हो चुके हैं उनका स्टोरेज करता है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए। जो करेक्ट ऑप्शन है आप चूज करिए, बहुत ही फास्ट करिए, देन मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि करेक्ट कौन सा है। आइए देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है।
जैसा कि आपको दिया गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको दिया गया है कि जाइलम का फंक्शन की अगर बात करें तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी प्लांट में वाटर और साथ ही साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वाटर ये पूरे प्लांट में क्या करता है, उसको पहुंचाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका हो जाएगा जाइलम का फंक्शन। अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, तो डायरेक्टली आपका फंक्शन होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू, या आप कह सकते हो संवहन उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दिया गया है कि विच ऑर्गेनेल्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कॉन्टेन डीएनए। तो इसमें आपको बताया गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है, अगर किस सेल की बात कर रहे हैं तो सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जो न्यूक्लियस के अलावा उसमें क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोई अगर सेल है तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सपोज मैं आपको फिगर से समझा दे रही हूँ कि अगर ये सेल है, ठीक है, मान लीजिए आप, और साथ ही साथ सेल है तो इसमें न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ये आपको पता ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है, इस बीच में कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है लेकिन इस न्यूक्लियस को छोड़कर। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन देखिए फिर आंसर करिए। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर दिया गया है सेंट्रियोल, सेकेंड वन इज गोल्जी एपरेटिस, थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह करके आपके 4 ऑप्शन है। बहुत ही फास्ट बताइए इसके आंसर्स, जैसा कि आपको डायग्राम पे यही बताया गया। ये दिस इज सेल और ये क्या है आपका न्यूक्लियस, जिसमें ऐसे करके डीएनए पाया जाता है। अब आपको इसमें आंसर बताना है, जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऐसे पड़ा रहता है और इसमें खुद का डीएनए होता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है किसी भी सेल में न्यूक्लियस के अलावा ऐसे कौन से सेल हैं जिसमें डीएनए खुद का होता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन उसी तरह अगर आपसे पूछ दे इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट के केस में पूछे कि और कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें खुद का डीएनए होता है, तो देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका दिया गया है क्लोरोप्लास्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगर डायरेक्टली सेल की बात करें देन ओनली इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट सेल की बात करता है तो आप किसको ऐड कर लोगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, और ये ग्रीन होने के कारण कौन सी प्रक्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा नंबर में क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं कि करके। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ह्यूमन बीइंग, सेकंड वन इज एलिफेंट, थर्ड वन इज टेडोफाइट्स एंड फोर्थ वन इज ब्रायोफाइट्स। ऐसे करके आपको बताना है। सही आंसर बताइए आप कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इसमें जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर बहुत ही लार्जेस्ट नंबर में पाए जाते हैं। चलिए, तो इसमें आपको बताया गया, जैसा कि आप जानते हो कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 23 पेयर। अगर 23 पेयर हैं तो पेयर से अगर हटाएं तो ऐसे आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 46। एलिफेंट की अगर बात करते हैं तो एलिफेंट में कितना होता है, 28 पेयर होता है। अगर पेयर को हटाएं काउंट में करें तो 56 हो जाएंगे। इस तरह करके आपके दिया गया है कि यहाँ पर टेडोफाइट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें कितने हो जाते हैं, 630 पेयर। अगर पेयर को बताएं नंबर्स में देखें तो इसमें हो जाएंगे 1260 इन नंबर्स। इस तरह करके आप ऑप्शन से ही ऐसे जो क्रोमोसोम्स हमने बताए हैं तो इसमें आप ऐसे ही चूज कर लोगे कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स के नंबर किस में पाए जाते हैं। देन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेडोफाइट्स। टेडोफाइट्स में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं ये सबसे अधिक होते हैं जो आपको दिया गया है। अगर पेयर की बात करें तो 630 पेयर, नंबर्स की बात करें तो 1260। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेडोफाइट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि ब्लड एंड लिम्फ आर टाइप ऑफ। तो यहाँ दिया गया है कि जो ब्लड होता है या हम कह सकते हैं कि जो लिम्फ होता है, दोनों क्या है, किस टाइप के
सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं। हम डायरेक्टली सेल और टिश्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू कैसे बना होता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो हमको यहाँ बताना क्या है, जो आपका ब्लड और लिम्फ है किस तरह के टिश्यूज़ हैं। तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए, फर्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड इज एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज परमानेंट टिश्यू। तो ये आपके दिए गए हैं, तो आपको करना क्या है, ऑप्शन आपका करेक्ट बताना है। चलिए आइए मैं बता दे रही हूँ आपको। देन ब्लड और लिम्फ ये दोनों क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का मतलब क्या है कि जो ब्लड होता है, कोई भी फूड न्यूट्रिएंट आप लोग जैसे कि क्या करते हो, इनटेक करते हो अपनी बॉडी में, तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट होता है बॉडी में क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद कोई भी न्यूट्रिएंट अगर है तो क्या होता है, इस ब्लड के माध्यम से ही क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और इसी सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इस ब्लड के माध्यम से कनेक्ट रहता है। इस वजह से हम ब्लड को या लिम्फ को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है कि स्मूथ मसल्स आर लिंकली टू बी फाउंड इन। यहाँ दिया गया है कि जो स्मूथ मसल होता है वो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है ये है आपका कि मसल्स ऑफ लेग, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है स्टमक, थर्ड ऑप्शन इज हार्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज मसल्स ऑफ आर्म। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्मूथ मसल आपको मैं बता दे रही हूँ। जैसे आपको दिया गया स्मूथ मसल आपका स्टमक, यहाँ दिया गया आपका स्टमक में होते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया स्मूथ मसल और भी कहाँ होंगे, सेकेंड आईज में होंगे स्मूथ मसल। नेक्स्ट आपका दिया गया जो फूड पाइप होते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ पर क्या होता है, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिए गए 3 ऐसे मैंने आपको बता दिए, स्टमक, आई, फूड पाइप, इसमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं इसका नेचर क्या होता है, इनवॉलेंट्री नेचर होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मसल्स की बात करिए 2 तरह के हो जाएंगे आपके, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। दोनों का मतलब क्या हो गया कि इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब क्या है कि जो हमारी इच्छा से ना हो, यानी कि जो सेल्फ कंट्रोल ना हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी इच्छा अनुसार होता है उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इस तरह आपके जो करेक्ट ऑप्शन हो गए, देन ऑप्शन इज सेकंड। तो इसमें आपको क्या पाया जाएगा, स्मूथ मसल्स पाए जाएंगे स्टमक में। ठीक है, अगर हार्ट की बात करें तो इस हार्ट में क्या होता है, कार्डियक मसल्स पाया जाता है। ठीक है, ये कार्डियक मसल्स आपको पाए जाएंगे। और ये कार्डियक मसल नेचर में कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि अनैच्छिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द किंगडम प्रोटिस्टा इज प्राइमरली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर। यहाँ दिया गया है आपका क्वेश्चंस के बारे में। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट यूकैरियोटिक एंड multicellular, second option is prokaryotic and multicellular, third option is prokaryotic and single celled, and fourth option is eukaryotic and single celled। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए फास्ट बताइए। चलिए आइए मैं बता दे रही हूँ आपको कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रोटिस्टा है आपका किंगडम। जैसे कि किंगडम के बारे में अगर हम पढ़े होंगे तो ये किंगडम में जैसे फर्स्ट में आपको पहले बहुत पहले बताया गया होगा कि 2 किंगडम हम लोग पढ़ते होंगे, और ये 2 किंगडम की डिस्कवरी या क्लासिफिकेशन किसने की थी, लिनियस ने की थी। ठीक है, इसका आपको बताया गया होगा लिनियस। तो लिनियस ने 2 किंगडम किया था, तो एक क्या किया था, एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स, और दूसरा क्या किया था, प्लांट। ठीक है, तो जैसे जैसे एनिमल्स क्लासीफाई होते गए उसको हम क्या कर अलग अलग किंगडम्स में डिफाइन करते गए। तो यहाँ पर आपको एक किंगडम बताया गया है प्रोटिस्टा। तो इसमें ये पूछा गया है कि प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म
रहते हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन आपका क्या है, यूकैरियोटिक एंड सिंगल सेल, यानी कि प्रोटिस्टा में क्या हो जाएगा आपका कि जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक का मतलब मैं बता दे रही हूँ आपको, यू मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू मीन्स आप जानते ही हो क्या होता है। और नेक्स्ट आपका दिया गया कैरियोटिक। कैरियोटिक किससे लिया गया है, कैरियन वर्ड से लिया गया है, कैरियन। और इस कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। और साथ ही साथ क्या है, प्रोटिस्टा में जो सेल या ऑर्गेनिज्म जो पाए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है। ऐसे करके आप प्रोटिस्टा को लर्न कर सकते हो। प्रोटिस्टा में क्या हो जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हो और सिंगल सेल्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में उस ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, दिया गया है कि अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, यहाँ बताया गया है आपका अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कॉन्टेन, यहाँ बताया गया है कि कोई भी ब्लड, जैसे ब्लड में आप देखते हो बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, तो जनरली ब्लड सेल्स होते हैं। तो एक बूंद खून में, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक बूंद जो खून होता है उसमें कितने सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इज 10,000 सेल्स। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है कि सेवरल मिलियन सेल्स। थर्ड ऑप्शन इज अबाउट 10,000 सेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेस देन 25,000 सेल्स। इस तरह करके 4 ऑप्शन आपको मिल गए। 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ब्लड अगर है तो ब्लड का एक बूंद, एक ड्रॉप, उसमें कितने सेल्स पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में ऐसे ही आपको पता है कि टोटल अगर सेल्स की बात करते हैं तो इसमें लगभग 5 मिलियन सेल होते हैं। तो अब आप यहीं से बता सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया। आपको यहाँ फोर्थ दिया गया है 25,000, ऐसे ही आपका रॉन्ग हो गया, अबाउट 10,000 इज रॉन्ग। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका सेवरल मिलियन सेल्स, तो यहाँ मिलियन की बात हो रही है, क्योंकि आरबीसी का भी हमने बताया कि आरबीसी में कितना हो जाएगा कि 5 मिलियन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 1000 और 10,000 25,000 की बात हो रही है, तो 1000 ऐसे ही हम रिमूव कर देंगे। जो करेक्ट ऑप्शन इज मिलियन सेल्स। बहुत सारे मिलियन सेल्स पाए जाते हैं किसमें, एक बूंद खून में। इस तरह करके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ह्यूमन ब्लड कॉन्टेन्स प्लाज्मा, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर मनुष्य का जो ब्लड होता है इसमें कितने % प्लाज्मा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है, जिसमें ब्लड आपको बताया जा रहा है, ब्लड को हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जिस तरह आपको बताया गया है कि एक आपका क्या हो जाएगा प्लाज्मा, और सेकंड आपका हो जाएगा कि अगर सेल्स की बात करें, सेल्स में क्या हो जाते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा आपके टोटल कितने होते हैं 55%। तो ये आपके क्या हो जाएंगे प्लाज्मा के, रेस्ट आपका क्या हो जाएगा 45% है। तो ये 45% क्या हो जाते हैं, ये सेल्स पाए जाते हैं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड में कितने % प्लाज्मा पाया जाता है। तो सो प्लाज्मा का परसेंटेज कितना हो जाता है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया है कि बायोलॉजिकली मैरिज शुड बी अवॉइडेड इन बिटवीन, यानी कि दिया गया है कि अगर हम बायोलॉजिकली किसी 2 पर्सन का अगर हम शादी करते हैं तो शादी करने के साथ साथ हम किस ग्रुप को हम क्या करेंगे अवॉइड करेंगे। जैसे कि आपका ऑप्शन वाइज दिया गया है कौन से मैच को, कौन से ग्रुप को हम शादी करने से अवॉइड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों लोग की, अगर मेल और फीमेल ऐसे ग्रुप में रहते हैं प्लस माइनस या प्लस प्लस माइनस माइनस, कौन सा ग्रुप इसमें करेक्ट होगा जिसको हम एक दूसरे से अवॉइड करवा सकते हैं। तो इस तरह करके फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है RH प्लस मेल एंड RH प्लस फीमेल। सेकेंड ऑप्शन इज RH प्लस मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल, एंड थर्ड ऑप्शन इज RH नेगेटिव फीमेल एंड RH negative male, and fourth option is RH positive male। सॉरी आपका दिया गया है कि RH पॉजिटिव फीमेल एंड RH नेगेटिव
मेल। इस तरह करके आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं, बताइए फास्ट। चलिए आइए, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है कि यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है RH पॉजिटिव मेल एंड RH निगेटिव फीमेल, तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर ये ग्रुप यानी कि ये जो मैच आपको बताए गए हैं, इस मैच से अगर हम मैरिज कर देते हैं कि यानी कि मेल का जो ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव हो और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव हो, अगर दोनों की मैरिज करवा देते हैं तो इनका जो बेबी होता है वो क्या करता है, डेथ कर जाता है। लेकिन डेथ करने के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ बता दे रही हूँ कि अगर ये दोनों का मैच करवाते हैं तो इनका जो फर्स्ट बेबी होता है, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट बेबी जो होता है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, जैसे कि आपको बताया गया फर्स्ट इज सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें या फोर्थ की बात करते हैं तो ये सर्वाइव नहीं करते हैं। सर्वाइव नहीं करते हैं मीन्स क्या है, ये डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस ग्रुप को, इस मैच को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बचाते हैं कि इस ग्रुप में मैरिज ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है कि बैक्टीरिया वर कंसीडर्ड मोर एज प्लांट्स दैन एनिमल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। मीन्स क्या है कि बैक्टीरिया जो होता है उसको हम प्लांट में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू एनिमल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस, यानी कि बैक्टीरिया में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं और एनिमल की कैटेगरी में उसको नहीं रखना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, ये ऑप्शन एक एक करके देख लेती हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है कि स्मॉल न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल वॉल। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन है फास्टली करके बताइए। चलिए इसमें आपको, अगर आपको दिया गया है, अगर आपने फोर्थ ऑप्शन चूज किया है तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जैसा कि आप जानते हो कि बैक्टीरिया जो होता है एक तरह का, जैसे इसके सेल वॉल की अगर बात करें, जैसे सपोज ये बैक्टीरिया है तो ये सेल वॉल अगर इसका है तो सेल वॉल ये आपका बना होता है किसका, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। ये आपको दिया गया है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। तो ये आपको डायरेक्टली कह सकते हो आप कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। और आप ये भी जानते हो कि सेल वॉल ये कैरेक्टर्स किसके हैं, प्लांट के, ना कि एनिमल्स के। तो ये आपको दिया गया है कि बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल का प्रेजेंस है तो ये कैरेक्टर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, प्लांट को, और ना कि एनिमल को। क्योंकि एनिमल के अगर केस में देखते हैं तो सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होगा इन द केस ऑफ एनिमल। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरिया को प्लांट में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो कैरेक्टर किसका होगा, प्लांट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम। तो यहाँ पर मतलब ये दिया गया है कि कोई भी नया बच्चा या नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो इसका जो सेक्स होता है या सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं किसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इज मदर, सेकेंड ऑप्शन इज फादर, थर्ड ऑप्शन इज मदर्स फादर एंड फोर्थ ऑप्शन इज फादर्स फादर। मतलब क्या है कि कोई भी अगर नवजात शिशु जन्म अगर ले रहा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि शिशु जो जन्म ले रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, या माँ है, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है पिता, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है मदर्स फादर यानी कि जो माँ के पिता हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन फादर्स फादर यानी कि जो पिता हैं उनके पिता। ऐसे करके 4 ऑप्शन, देन करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन फादर्स फादर। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेल और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ह्यूमंस की अगर बात कर रहे हैं तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और पेयर की बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें 22 पेयर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और ऑटोसोम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है मेल और फीमेल दोनों के केस में। लेकिन एक पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल में ये क्या हो जाते हैं, अलग होते हैं, और फीमेल्स के केस में अलग होते हैं। अगर मेल की वहीं बात करते हैं तो मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होंगे, एक्स वाई। अगर फीमेल की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स और एक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर कोई भी नया बच्चा अगर जन्म लेता है तो दोनों के क्रोमोसोम्स 50% क्या करते हैं, शेयर हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम मेल से एक्स क्रोमोसोम्स लें
और फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम्स के। तो ये एक्स एक्स अगर बन रहा है तो ये चाइल्ड क्या होगा, फीमेल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मेल से वाई क्रोमोसोम्स लेते हैं और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम्स लेते हैं तो ये चाइल्ड क्या बनता है, मेल बनता है। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बच्चा या नवजात शिशु जो जन्म ले रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कोई भी बच्चा या कोई भी नवजात शिशु अगर जन्म ले रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर, यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फादर होता है। चलिए, आज आपको मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस बताए हैं। ये क्वेश्चंस आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूरे चांसेस हैं आने के लिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ पास ही पड़े बेल आइकॉन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।